फिल्म धुरंधर का पहला सीन। 1999 में हाईजैक हुआ एयर इंडिया का प्लेन IC-814। उस प्लेन के हाईजैकर में से एक जहूर मिस्त्री ने अजीत डोभाल की आंखों में आंख डालकर जो कहा, उसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया था। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। उस दिन हम झुके थे। हमें अपने 3 सबसे खूंखार आतंकवादियों मसूद अजहर, अहमद उमर शहीद शेख और मुश्ताक अहमद असगर को छोड़ना पड़ा था। फिल्म में बस इतनी कहानी दिखाई गई, लेकिन वो नहीं दिखाया गया जो आज मैं बताने जा रहा हूं। इसके बाद भी जहूर ने एक ऐसी चाल चली कि अगर वो कामयाब हो जाता तो भारत को NSA के रूप में ये इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं मिलता। क्योंकि जाते जाते जहूर ने एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए डोभाल साहब से कहा, आपके लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट छोड़ के जा रहे हैं डोभाल साहब। और वो गिफ्ट प्लेन के अंदर ही एक लाल बैग में था, बिल्कुल अजीत डोभाल की आंखों के सामने, और टाइमर खत्म होने ही वाला था। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द स्टोरी ऑफ कंधार हाईजैकर जहूर मिस्त्री। और हाँ, आज की ये कहानी सिर्फ एक हाईजैकिंग की नहीं है, ये कहानी उस प्रतिज्ञा की है जिसे पूरा करने में 23 साल लग गए। ये कहानी है उस इंडियन जेम्स बॉन्ड की जिसने पाकिस्तान की गलियों में घुसकर जहूर मिस्त्री का हिसाब चुकता किया था, उसी मिस्त्री का जिसने फिल्म में हमें डरपोक कहा था। कहानी है उसी कराची शहर की जिसकी एक कहानी आप धुरंधर मूवी में देख चुके हैं। बात शुरू होती है 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शाम के करीब 4 बजे थे। एयर इंडिया का विमान IC-814 दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। फ्लाइट टाइम 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके बहुत पहले, यानी कि अगले कुछ मिनटों में ही यह प्लेन इतिहास बनने वाला है। कैप्टन देवाशरण एक अनुभवी पायलट थे। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर राजीव कात्याल। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। 4:53 पर प्लेन हवा में उड़ती है, लेकिन तभी 5:30 में हवा में ही 5 नकाबपोश आतंकवादी खड़े हो जाते हैं। चाकू, ग्रेनेड और रिवॉल्वर की दम पर पायलट देवीशरण को आदेश दिया जाता है, प्लेन को लाहौर ले चलो। और यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे लंबा हाईजैक। वो 5 हाईजैकर थे जिन्होंने अपने कोड नेम रखे थे। चीफ यानी उनका लीडर इब्राहिम अख्तर, डॉक्टर यानी शाहिद अख्तर सैयद, बर्गर यानी सनी अहमद काजी, भोला यानी मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शंकर यानी शाकिर। अब आपको इनमें से सिर्फ एक नाम पर फोकस करना है, क्योंकि ये कहानी उसी भोला यानी जहूर मिस्त्री की है जिसने हमें डरपोक कहा और जिसने सबसे ज्यादा क्रूरता दिखाई, जिसने हनीमून मनाने गए एक कपल में से पति यानी रुपेन कत्याल को छुरा घोंप दिया और कहा था कि तुम हिंदू लोग एक डरपोक कौम हो। जहूर मिस्त्री पाकिस्तान का एक ट्रेंड आतंकी, जैसे मोहम्मद का मेंबर और ISI का प्यारा, जिसके दिल में भारत के लिए जहर भरा हुआ था और इतनी नफरत थी कि कहीं भी भारतीयों का खून बहाने के लिए सबसे आगे रहता था। अब आते हैं फिर से हाईजैकिंग की उस 7 दिन की कहानी पर। तो जब इन हाईजैकर्स के कहने पर जब कैप्टन देवीशरण ने लाहौर में लैंडिंग की इजाज़त मांगी तो वो नहीं मिली। ईंधन कम था, तनाव चरम पर था। आखिरकार प्लेन अमृतसर में लैंड करता है। 24 दिसंबर की शाम थी वो। अमृतसर ये वो जगह थी जहां इस पूरी कहानी का रुख बदला जा सकता था। वहां हमारे पास मौका था कि हम प्लेन के टायर पंचर कर देते या कमांडो एक्शन लेते, लेकिन सिस्टम की सुस्ती, तालमेल की कमी और कुछ गलत फैसलों की वजह से वो मौका हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल गया। और सबसे बड़ी गलती कि फ्यूल भी दे दिया गया। जी हाँ,
हाईजैकर्स ने कहा फ्यूल दो नहीं तो पैसेंजर्स को मारेंगे, और हमने फ्यूल दे दिया। शाम 7 बजे प्लेन अमृतसर से उड़कर लाहौर पहुंचा। खूब ड्रामा हुआ, एयरपोर्ट की लाइट बंद कर दी गई और प्लेन पहुंचा दुबई। लाहौर में और क्या हुआ ये सब कुछ कांधार हाईजैक वाली कहानी में हमने डिटेल में बताया है, आप वो एपिसोड देख लीजिएगा। आज हम बात करते हैं उन एक्शन और रिएक्शन की जहां से जहूर का डेथ वारंट प्रोसेस होना शुरू हो चुका था। तो लाहौर के बाद जब प्लेन दुबई पहुंचा तो भारत सरकार ने अपनी सबसे खतरनाक यूनिट एनएसजी के 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप कमांडो को भेजा। अमृतसर की नाकामी के बाद इस बार पूरी तैयारी थी। ये वो जाबाज थे जो पलक झपकते ही प्लेन के अंदर घुसकर आतंकवादियों की खोपड़ी में गोली उतारने की ट्रेनिंग रखते थे। प्लान बिल्कुल तैयार था, लेकिन यहां बीच में आ गई डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति। यूएई सरकार ने भारत को अपने एयरबेस पर यानी कि उनकी अपनी जमीन पर मिलिट्री ऑपरेशन करने देने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी जमीन पर खून खराबा होगा। हमारे कमांडो अपनी अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैयार थे, आंखों में गुस्सा लिए सिर्फ इसलिए कि वो अपने लोगों को बचा सके, लेकिन वो देखते ही रह गए। जहूर मिस्त्री और उसके साथी वहां से भी बच निकले। अगली मंजिल थी कंधार यानी कि अफगानिस्तान, तालिबान का गढ़। जैसे ही 25 दिसंबर की सुबह प्लेन ने कांधार की धूल भरी जमीन को छुआ, खेल पूरी तरह से बदल चुका था। वहां तालिबान के लड़ाके टैंक और रॉकेट लॉन्चर लेकर प्लेन के चारों तरफ घिरे हुए थे। वो कह रहे थे कि वो सुरक्षा दे रहे हैं प्लेन के पैसेंजर्स को, लेकिन हकीकत में ये उन हाईजैकर्स का कवच बने हुए थे जिन्होंने भारतीय पैसेंजर और कुछ विदेशियों को भी अपने कब्जे में रखा था। और प्लेन के अंदर 25 से 31 दिसंबर तक वो 7 दिन यात्री भूखे और प्यासे रखे गए। टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहे थे और सामने खड़े थे डर के सौदागर हाथ में बंदूक लिए हुए। यहीं पर जहूर मिस्त्री ने किया वो भयानक कांड, रुपेन कत्याल। 25 साल का एक युवक जो शादी के बाद हनीमून के लिए काठमांडू गया था। उसे जहूर मिस्त्री ने टॉर्चर किया, चाकू से मारा, और जब खून बहने से वो मर गया तो जहूर ने उसे प्लेन से बाहर ऐसे फेंक दिया जैसे कि वो कोई कूड़ा हो। और रुपेन की पत्नी रचना ये सब कुछ देखती रह गई, एकदम असहाय। ऐसे हालत में भारत सरकार ने अपनी बेस टीम भेजी। इस टीम के मुखिया थे अजीत डोभाल, जो उस वक्त आईबी के एक टॉप ऑफिसर थे। डोभाल जब कंधार के रनवे पर उतरे तो उन्होंने देखा कि वो किसी भी भारतीय का खून खौला देने के लिए काफी था। आईएसआई के अधिकारी सरेआम रनवे पर घूम रहे थे और हाईजैकर्स को ऑर्डर दे रहे थे। डोभाल समझ गए कि ये सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ छेड़ा गया एक अनडिक्लेयर वॉर है। नेगोशिएशन यानी बातचीत के दौरान डोभाल ने एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया और वो अकेले प्लेन के अंदर गए। सोचिए उस मंजर को, प्लेन के अंदर मौत की खामोशी थी। यात्री भूखे, प्यास और खौफ से अधमरे हो चुके थे। जहूर मिस्त्री हाथ में हथियार लिए वहां घूम रहा था। डोभाल ने यात्रियों की आंखों में आंख डालकर देखा, वहां सिर्फ डर था। डोभाल ने बड़े शांत लहजे में उनसे कहा, सुनिए, आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारी नेगोशिएशंस सफल रही। कल शाम आप सभी लोग भारत के लिए सही सलामत रवाना होंगे। लेकिन जहूर मिस्त्री के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने भारत को घुटनों पर ला दिया है। और 31 दिसंबर 1999 को वही हुआ। भारत को झुकना पड़ा अपने यात्रियों की जान बचाने के लिए, अपने भारतीयों की जान बचाने के लिए, और 3 शैतानों को रिहा करना पड़ा। जब ये आतंकवादी जीप में बैठकर कंधार के रेगिस्तान की तरफ भाग रहे थे तो जहूर मिस्त्री ने डोभाल की तरफ देखा, एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें तिरस्कार और अहंकार भरा था। आजकल के लहजों में कहें इंग्लिश में तो सरकास्टिक स्माइल था, जो किसी को हंसते हुए, किसी को नीचा दिखाने के लिए आप हंसते हो वैसा।
उसे लग रहा था कि उसने भारत को घुटनों पर ला दिया है। 31 दिसंबर 1999 भारत के लिए एक काला दिन। जहूर मिस्त्री ने रुककर कहा, मिस्टर डोभाल, हमने आपके लिए प्लेन में एक न्यू ईयर गिफ्ट छोड़ा है, देख लीजिएगा। इतना कहते ही वो चला गया। डोभाल के कान खड़े हो गए। उन्होंने फौरन टीम को अलर्ट किया। पूरे प्लेन की तलाशी ली गई और फिर कार्गो होल्ड में मिला वो लाल रंग का लावारिस बैग जो किसी का नहीं था। उस बैग को खोला गया तो सबके होश उड़ गए। उसमें RDX लगा था और एक टाइमर जो टिक टिक करते जा रहा था। समय कम हो रहा था क्योंकि जहूर मिस्त्री सिर्फ भागा नहीं था, वो जाते जाते भारत के सबसे काबिल अफसर और पूरी नेगोशिएशन टीम को उड़ा देना चाहता था। अगर वो बैग वक्त रहते नहीं मिलता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। उस दिन डोभाल बच गए, सारे अफसर और सभी यात्री भी बच गए। लेकिन जब डोभाल, मसूद अजहर और जहूर मिस्त्री को धूल उड़ाते हुए, ओझल होते हुए दिख रहे थे उस रेगिस्तान से, तो उनकी आंखों में हार के आंसू नहीं थे, वहां एक आग थी। बदले की वो आग जो अगले 23 सालों तक बुझने वाली नहीं थी। उसके एक एक सांस तक। साल बीतते गए, सरकारें बदली, लेकिन कांधार में छोड़े गए वो 3 सांप बार बार भारत को डसते रहे। 2001 पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। 2002 डेनियल पर्ल की हत्या हुई। 2008 मुंबई का 26/11 अटैक। 2016 में पठानकोट का अटैक हुआ। और जहूर मिस्त्री वो पाकिस्तान में बैठा था आराम से। उसे लगा भारत अब भूल गया, वो बच गया। लेकिन भारत में बहुत कुछ बदलने लगा था। 2014 में जब अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA बने तो भारतीय सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव आया, जिसे दुनिया आज डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जानती है। पुरानी नीति थी डोजियर भेजो, बातचीत करो और भूल जाओ, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन डोभाल की नीति थी हल्ला मत करो, काम जारी रखो और देर से ही सही बस जड़ से मिटा दो को। जो हिंदुस्तान के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत कर रहे हैं उन सभी को खत्म करो। डोभाल का मानना था कि आतंकवादियों के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर आपने भारत का खून बहाया है तो हम आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। और यही जहूर मिस्त्री के साथ भी होने वाला था। 1999 के बाद जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो उसे हीरो की तरह ट्रीट किया गया। ISI ने उसे एक नई आइडेंटिटी दे दी। पहचान पूरी तरह बदल कर वो अब जावेद अखुंद बन चुका था, मिस्त्री नहीं। उसने शादी की, बच्चे हुए और कराची की अख्तर कॉलोनी में फर्नीचर का बिजनेस शुरू कर दिया। सोचिए जरा, जो 190 लोगों को टॉर्चर कर रहा था, जिसने रुपेन कत्याल को मार दिया, जो पूरे प्लेन को बम से उड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो फर्नीचर बेच रहा था। लेकिन एक गलती उसने कर दी थी, वो अब भी जैश के लिए काम कर रहा था। उसे लगा कि 23 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। उसने सोचा होगा कि भारत अब बदल गया है, लोग उसे भूल चुके हैं, उसके हैवानियत को भूल चुके हैं, लेकिन वो गलत था। भारतीय खुफिया एजेंसियों यानी रॉ ने उसे सीधे नहीं ढूंढा। उन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे नेटवर्क मैपिंग कहते हैं। एजेंसियों ने जैसे मोहम्मद के टॉप कमांडरों पर नज़र रखनी शुरू की, खासकर मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर पर। इंटेलिजेंस को एक अजीब सा पैटर्न मिला। जैश के बड़े बड़े आतंकी अक्सर कराची की एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान पर आते जाते थे। वहाँ ना कोई ट्रेनिंग कैंप था, ना कोई बड़ा ऑफिस, सिर्फ एक नाम था, क्रेसेंट फर्नीचर। सबकी सुई उस दुकान के मालिक जावेद अखुंद पर घूमी। लेकिन क्या ये वही जहूर मिस्त्री था? 23 साल में चेहरे बदल जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है। एक इंसान जो जवानी के दिन में जैसा दिखता था वो अपने मिड जो एक एज होता है 50 के बाद वैसा ही नहीं दिखता है। ग्राउंड पर मौजूद भारतीय एसेट्स ने चोरी छिपे उसकी कई तस्वीरें ली। इन तस्वीरों को जब 1999 के उन पुराने स्केच और धुंधली तस्वीरों से मैच किया गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि ये वही भोला है। मतलब ये वही जहूर मिस्त्री है जिसने कांधार के रनवे पर भारत को ललकारा था। पता चला कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर अब लापरवाह हो चुका है। उसे लगता है कि कराची की भीड़ में वो एक आम आदमी बनकर खो चुका है। वो अक्सर दुकान पर अकेला बैठता है। यही वो मौका था जिसका इंतजार डोभाल के अननोन गनमैन को था। अब तारीख आती है मार्च 2022। जगह कराची, पाकिस्तान। सुबह के 11 बज रहे थे। अख्तर कॉलोनी की तंगलियां अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से चल रही थी। धूप खिली थी और बाजार में भीड़ बढ़ने लगी थी। जहूर मिस्त्री अपनी दुकान के अंदर एक कुर्सी पर बैठा था। शायद वो किसी कस्टमर का इंतजार कर रहा था या अपने बीते हुए दिनों की सेखी बखार रहा था। तभी गली के मोड़ से एक बाइक मुड़ती है। उस पर 2 लोग सवार थे। उनकी प्लानिंग इतनी सटीक थी कि उन्हें पता चला कि इस वक्त दुकान में कोई और नहीं होगा। पीछे बैठा शख्स बाइक से उतरता है। उसने हेलमेट पहना था और वो धीरे धीरे से दुकान के अंदर दाखिल होता है। जहूर मिस्त्री ने उसे देखकर सिर उठाया। उसे लगा कि शायद कोई कस्टमर आया है। उसने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था, लेकिन तभी उस अजनबी ने अपने हेलमेट का वाइजर थोड़ा सा ऊपर किया और जहूर की आंखों में देखा। कहते हैं कि उस शूटर ने गोली चलाने से पहले जहूर को अपनी पहचान महसूस कराई थी। शूटर ये कंफर्म करना चाहता था कि मौत सही दरवाजे पर आई है या नहीं। वो देखना चाहता था कि जिसने उतने लोगों को खौफ दिया उसके आंखों में वो खौफ दिखता है या नहीं। फिर बिना एक शब्द बोले उस शूटर ने अपनी पिस्तौल निकाली। पहली गोली सीधे सिर में। जहूर मिस्त्री अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ लुढ़क गया, लेकिन शूटर रुकने वाला नहीं था। उसने 2 और गोलियां उसकी छाती में उतार दी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचने की कोई गुंजाइश न रहे। काम तमाम हो चुका था। कंधार का वो कसाई जिसने बेगुनाह यात्रियों को धमकाया था, जिसने हनीमून कपल में से एक रूपीन का त्याल का खून बहाया था, आज अपनी ही दुकान में खून से लथपथ पड़ा था। 23 साल का पुराना हिसाब सिर्फ 3 सेकंड में चुकता कर दिया गया। शूटर बड़े ही इत्मीनान से दुकान से बाहर निकला। वो वापस बाइक पर बैठा। राइडर ने स्लेटर लिया और अगले ही पल वो कराची की उस भीड़ भाड़ वाली गलियों में धुएं की तरह गायब हो गए। जब तक पाकिस्तानी पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची, जहूर मिस्त्री का खेल खत्म हो चुका था। शुरुआत में पाकिस्तान ने इसे दबाने की कोशिश की। मीडिया में खबर आई कि किसी व्यापारी की लूटपाट के दौरान हत्या हो गई, लेकिन सच तब सामने आया जब जहूर मिस्त्री के जनाजे की तस्वीरें लीक हुई। उस जनाजे में जैसे मोहम्मद के बड़े बड़े आतंकी शामिल थे। मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर खुद वहां मौजूद था। यह भारत की एक खामोश लेकिन गरजती हुई जीत थी। अमृतसर में जो गोली नहीं चली, दुबई में जो रेड रोकी गई और कांधार में जो हमारी मजबूरी थी, उन सब का जवाब 2022 में कराची की उस तंग गलियों में दे दिया गया। दुश्मन के सीना को चीरकर उनके ही घर में वो जवाब दिया गया। अजीत डोभाल ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब बदल चुका है। ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ निंदा करेगा, ये वो भारत है जो अगर छेड़ा गया तो घर में घुसकर मारेगा। जहूर मिस्त्री को लग रहा था कि वो बच गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि न्याय के पहिए धीरे जरूर घूमते हैं, लेकिन वो पिसते बहुत बारीक है। आज जहूर मिस्त्री की वो दुकान बंद है। कराची की गलियों में एक डर बैठा है। उन तमाम लोगों के दिल में डर है जिन्होंने भारत के खिलाफ साजिश रची है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन पर नजर रख रहा है। इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी है कि आतंकवाद का कोई अंत नहीं होता सिवाय उसकी मौत के। चाहे वो 2 साल लगे या 23 साल, हिसाब बराबर होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो अननोन गनमैन वाली जो रणनीति है, भारत को और ज़्यादा आक्रामक तरीके से अपनानी चाहिए? क्या ये सही तरीका है उन लोगों को सबक सिखाने का जो सीमा पार बैठकर हमारे देश के खिलाफ जहर उगलते हैं?
या फिर आपको लगता है कि वो कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जरिए न्याय होना चाहिए, वही वाला तरीका सही है? दोनों में से आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? जो भी आप सोचते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप जो सोचते हो बहुत मायने रखता है। बाकी इंडियन जेम्स बॉन्ड डोभाल साहब का बदला लेने का ये तरीका आपको कैसा लगा, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप क्राइम की कहानी देखने के साथ क्राइम की कहानी पढ़ना भी पसंद रखते हैं तो मैंने एक नोवेल लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर। ये एक क्राइम फिक्शन नोवेल है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको ये नोवेल मिल जाएगा, ऑर्डर सेक्शन में भी आपको वो नोवेल दिख जाएगा। तो आप पंचम प्रकाश यानी कि मेरी लिखी हुई नोवेल पढ़ सकते हैं, उसने कहा आई हेट राइटर। बाकी अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। इतनी लंबी कहानी होने के बावजूद भी अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना नाम और आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके जो लोग अंत तक कहानी देखते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन है वो लोग। और आप सभी को बहुत सारा प्यार। हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुरक्षित रहिए, खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।